मैं मनोज खुशमनिया। आज कक्षा 9वीं के गणित के चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति को लेकर आया हूं। हम इस अध्याय की एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले कुछ चीजों के बारे में समझते हैं, संख्याओं के बारे में समझते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब इसे जब हम परिभाषित करते हैं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिनका प्रारंभ एक से होता है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। साधारण शब्दों में हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं और n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 10। स्टूडेंट्स, आपसे कोई यदि पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, दो तो छोटी नहीं होगी, तो सबसे छोटी कौन है? एक। इसी प्रकार सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, अब यहां देख रहे हैं कि 5 से बड़ा 6 है, डैश डैश का मतलब कि 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है। इसी प्रकार 10 20 30 40 50 60 बढ़ते जाएंगे, तो इसका कभी अंत नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम क्या नाम देते हैं? अनंत। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज और भी देखने को मिलती है। प्राकृत संख्या सदैव कैसी होगी? धनात्मक है। इस प्रकार प्राकृत संख्या को जब हम पढ़ते हैं तो ये तीन चीजें विशेष तौर पर कोई भी आपसे पूछ सकता है, और भी पूछ सकता है, पर मैं उसे आगे बताऊंगा। जैसे कि 1 3 5 आखिर ये क्या है? तो हम बोलेंगे विषम प्राकृत संख्या। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि 2 4 6 डैश डैश, तब भी आपको बोलना पड़ेगा कि ये प्राकृत संख्या तो है, परंतु कैसी प्राकृत संख्या है? सम प्राकृत संख्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा है कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रारंभ 1 से होता है उन्हें हमने प्राकृत संख्या नाम दिया है। पर जब बात करें क्वेश्चन की कि 2 4 6 आखिर ये क्या है, अब आपको डाउट होता है कि सर ने बताए हैं कि 1 से प्रारंभ हो प्राकृत संख्या, पर ये प्रारंभ कितने से हो रही है? 2 से। परंतु स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझ ले पूरी तरह से, क्योंकि सम संख्या जो है वो 2 से ही प्रारंभ होती है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है सम प्राकृत संख्या। अब आ जाते हैं हम पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या को हम होली नंबर कहते हैं। इसे परिभाषित करने के लिए जब प्राकृत संख्या में
शून्य को जोड़ दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम यहां देख रहे हैं, इसे हम W से व्यक्त करेंगे तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, पुनः वही क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है स्टूडेंट? जो सबसे प्रारंभ में हो, तो सबसे प्रारंभ में शून्य है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो गई। इसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहां देखते हैं डैश डैश है, इसका मतलब अनंत है। अब हम आ जाते हैं पूर्णांक संख्या कि आखिर ये पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो होती क्या है। हम इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब ऋणात्मक संख्या कामा धनात्मक संख्या के साथ शून्य शामिल कर दिया जाए तो इन्हें पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि इसे काय से व्यक्त करेंगे, तो पूर्णांक संख्या को स्टूडेंट्स इंटीजर्स बोलते हैं। या तो आप इसे i से व्यक्त कर दें या तो फिर इसे z से व्यक्त कर दें। डैश डैश ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 डैश। पुनः प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो स्टूडेंट्स हम यहां देखते हैं डैश डैश है, इसका मतलब अनंत है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या उन्हें देखते हैं डैश डैश है, इसका मतलब कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत है। ये तो रही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की बात। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। तो हम इसे परिभाषित करते हैं कि P/Q परिमेय संख्या कहलाती है यदि P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमने P/Q लिखा है, इसका मतलब कि P यहाँ पर अंश है और Q यहाँ पर हर है। हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम इस प्रकार समझते हैं। सपोज एक
पूर्णांक संख्या में से अंक लेते हैं शून्य। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठते होंगे, क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो हमारी परिभाषा के अनुसार शून्य में कोई बटे नहीं है, अर्थात हर नहीं है। जिसके हर में कुछ नहीं रहता उसे हम एक मान देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि p बटे q परिमेय संख्या कहलाती है यदि p और q पूर्णांक हो, या तो वो है ऋणात्मक संख्या हो, या तो वह धनात्मक संख्या हो, या तो वह शून्य। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये q अर्थात जो हर है वो शून्य के बराबर ना हो। क्या यहाँ पर एक शून्य है? नहीं है, इसीलिए शून्य को हम परिमेय संख्या मानते हैं। इसी तरह ऋण 3 भी लिख देते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं हम एक मान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऋण 3 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लें तो ये सब काय के उदाहरण हैं, परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो। स्टूडेंट्स, जब प्रश्नावली में हम इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल से यहाँ पर बताएंगे, पर भी फिर भी आप लोगों को बता देते हैं कि कोई भी संख्या जो करनी से मुक्त ना हो वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। या हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जिनके दशमलव प्रसार अशांत हो किंतु अनावर्ती हो, यानी कोई भी संख्या बार बार ना आए। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 की ओर अग्रसर होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में हम चलते हैं। प्रश्न 1 को देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। स्टूडेंट्स, जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न किया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमको लिखना पड़ेगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और शून्य को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि अब हमने शून्य लिख दिया जिसके बटे में कुछ नहीं है एक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, आपको बताना पड़ेगा कि शून्य क्या है। शून्य यहाँ पर p है और एक क्या है, q है, और हम लिखते हैं कि pq बिलोंग्स टू i, अर्थात शून्य और एक पूर्णांक है तथा एक नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। स्टूडेंट, प्रश्न 2 को हम देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 हमें क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
स्टूडेंट्स अब हम इसे हल करते हैं। हल करते समय जिन दो संख्याओं के बीच हमको संख्या ज्ञात करनी है उन्हें हम सबसे पहले लिख देते हैं 3 और 4। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम दोनों संख्या में देखते हैं हर को। तो 3 का हर कुछ नहीं है इसलिए हम 1 ले लेते हैं। 4 का भी हर कुछ नहीं है इसलिए हम 1 ले लेते हैं। जब हर समान हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, हर समान होने पर हमारी स्टेप रहती है जितनी संख्या रहती है उसमें 1 जोड़ दें। तो 6 संख्या बोला हमने, 6 धन 1, तो स्टूडेंट कितना हो गया 7 का गुणा एवं भाग करने पर करते हैं हम 3/1 गुणित 7/7 और इसी प्रकार 4/1 गुणित 7/7। स्टूडेंट गुणा करने पर हम पाते हैं 7 तिया 21 बटे 7 एकम 7 और 4 7 28 और बटे 7 एकम 7। इस प्रकार हमने हर समान कर लिया और हर समान करने के पश्चात अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच अर्थात 21 और 28 के बीच 6 संख्या लिख सकते हैं। परंतु हम ये भी देखते हैं कि 21/7 और 28/7 के बीच की 6 संख्याएं। स्टूडेंट्स 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, इस प्रकार 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगी 27/7। अब हम उत्तर में लिखते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था 3 और 4 के बीच। अब हमें 21/7 28/7 नहीं लिखना होगा, हमें अपने प्रश्न पर आना है और उसमें जो दी गई संख्याएं हैं उन्हें ही लिखना है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होगी। इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स हल करने के लिए फिर से हम सवाल में दी हुई संख्याओं को लिख लेते हैं। अब प्रश्न में हम देखते हैं
कि दोनों के हर ऑलरेडी समान दिए हुए हैं, इसलिए हर को समान करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अतः हम सीधे सीधे ये देखते हैं कि सवाल में कितनी संख्या बोली गई है। तो कितनी बोली गई है स्टूडेंट्स? 5 बोली गई है। हमने पिछले सवाल में बताया था कि 6 बोली गई, तो 6 + 1 = कितना? 7। इसी प्रकार हमको लिखना पड़ेगा 5 + 1 = 6 का गुणा एवं भाग करने पर तो हो जाएगा 3/5 गुणित 6/6 और 4/5 गुणित 6/6। गुणा कर लेते हैं अंश का अंश से, 6 × 18, हर का हर से 5 × 30 और अंश का अंश से 4 × 24 और 6 × 30 के बीच की संख्याएं। अब देख लेते हैं कितनी आ रही है यहाँ पर संख्याएं? 5। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमने दोनों संख्याओं के बीच की संख्या लिख दी है स्टूडेंट्स। अब हम मुख्य रूप से सवाल में आएंगे और मुख्य रूप से सवाल में आने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा मुख्य रूप से सवाल क्या था? 3/5 और 4/5। तो हमें उत्तर में लिखना होगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ देना है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो मालूम है स्टूडेंट्स आपको कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। ये हमने एडजस्ट करके लिख दिया। एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है? ये हो गया हमारी प्राकृत संख्या, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्राकृत संख्या के प्रारंभ में शून्य जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्या किसमें शामिल है? पूर्ण संख्या में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कथन कैसा हुआ हमारा? सत्य। तो हमको लिखना पड़ेगा कि कथन सत्य है। कारण देते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है। अब इसी प्रकार
हम दूसरे कथन पे चलते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, अब स्टूडेंट्स पूर्णांक हमने देखा था कि जिसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, शून्य भी शामिल हो और धनात्मक संख्या भी शामिल हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब हमने ये पूर्णांक संख्या लिख दी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या देखें स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या में शून्य और धनात्मक संख्या शामिल है, परंतु यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में ऋणात्मक भी शामिल हो गई, इसीलिए यह पूर्ण संख्या रही क्या नहीं। इसीलिए कथन कैसा हो गया हमारा असत्य। हमको लिखना पड़ेगा कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है। किंतु पूर्ण संख्या में शून्य और प्राकृत संख्या होती है। अब कथन नंबर 3 में देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, स्टूडेंट्स हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 3/7। अब हम क्या देखते हैं कि 3/7 और एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखो यहां तो पूर्ण संख्या का कोई हर ही नहीं है, तो इसीलिए कथन भी कैसा हो गया असत्य। हमको लिखना पड़ेगा कथन असत्य है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर 3/7 परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.1 आपको कैसा लगा? आपको समझ आई या नहीं आई? इसे कमेंट्स करके लिखिएगा।